साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉन गॉल्सवर्दी के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यूज को। और इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ज़्यादातर आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जॉन गॉल्सवर्दी वाज बॉर्न इन। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1867 को 1867 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? किंगस्टन अपॉन थेम्स, सर्रे, इंग्लैंड, यूके में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी यहीं पर समझ लीजिएगा। 31 जनवरी 1933 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी उम्र 65 वर्ष की होती है। लंदन में ही इनकी मृत्यु होती है, ग्रोव लॉज हेम्पस्टीड में दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। मेन बात, जॉन गॉल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन गॉल्सवर्दी को इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1932 में दिया गया था दोस्तों। कब? 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। और ये इनको किस लिए दिया गया? तो इनका एक मास्टरपीस था, फोरसाइट सागा। इसके लिए इनको 1932 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और जो फोरसाइट सागा था, इन्होंने 3 ट्रायलॉजीज लिखी थी, उनमें से एक ट्रायलॉजी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज गॉल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। गॉल्सवर्दी का सबसे पहला प्ले कौन सा है? तो गॉल्सवर्दी का सबसे पहला प्ले कौन सा है? दी सिल्वर वॉक्स दोस्तों। कौन सा? दी सिल्वर वॉक्स। नेक्स्ट, जो कि अब ये जो सिल्वर वॉक्स था कब आया था? 1906 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था। और ये 3 एक्ट की एक कॉमेडी है दोस्तों। इसमें सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी को दर्शाया गया है, या हम ये कह सकते हैं डिस्पैरिटी इन लॉ। ठीक है, इनजस्टिस इन लॉ, इसको यहाँ पर शो किया गया है। किसमें? आपकी सिल्वर वॉक्स में दोस्तों। अगला, विच नॉवेल ऑफ गॉल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। हम यही बात बता रहे थे कि जॉन गॉल्सवर्दी का कौन सा नॉवेल जो है इनका मास्टरपीस माना जाता है। तो इनका कौन सा नॉवेल? इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट जो है वो इनका, ये जो नॉवेल है ये इनका मास्टरपीस माना जाता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी वाज। जॉन गॉल्सवर्दी का सबसे पहला सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था? ओके, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका सबसे पहला सक्सेसफुल नॉवेल था, सफल उपन्यास माना जाता है दोस्तों। कौन सा? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये भी दोस्तों 1906 में आया था। और ये किसकी? इनका जो फोरसाइट सागा था उसका सिक्वल था दोस्तों, यानी कि शुरुआती ही फोरसाइट सागा की किससे हुई थी? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से हुई थी। इसमें ये इनका पहला नॉवेल था। इसके बाद जो फोरसाइट सागा था उसमें इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट इंटरल्यूड लिखा, फिर एक नॉवेल इन चांसरी, और इसके बाद एक इंटरल्यूड अवेकनिंग, और लास्ट में एक नॉवेल और दिया था टू लेट करके। ये इनका मास्टरपीस था, ध्यान रखिएगा। और इसको पब्लिश करवाया गया था दोस्तों। फाइनली जो फोरसाइट सागा पब्लिश, ये जो 3 नॉवेल की सीरीज़ थी और 2 इंटरल्यूड थे, ये फाइनली जो पब्लिश करवाए गए थे वो 1922 में। ठीक है, इसमें इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट सागा को ही कंसीडर किया जाता है गॉल्सवर्दी का मास्टरपीस, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है यहीं पर, सेवरल ऑफ गॉल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल वर रिटेन अंडर द सीडोनिम ऑफ। जो शुरुआत में, यानी कि गॉल्सवर्दी की शुरुआत में जो उपन्यास लिखे जाते थे, गॉल्सवर्दी के शुरुआती उपन्यासों में से कई ऐसे थे जिन्होंने अपने निक नाम से लिखा गया था। और वो निक नाम क्या था? जॉन सेंट जॉन के नाम से इन्होंने अनेकों नॉवेल लिखे थे। शुरुआत में इन्होंने किसके? जॉन सेंट जॉन के नाम से कई सारे नॉवेल लिखे थे, ध्यान रखिएगा। ये इनका सेडोनेम था, जिसकी शुरुआत इनकी होती है सेडोनेम से। इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था फ्रॉम द फोर विंड्स, वहाँ से। ठीक है, अगला नेक्स्ट 7 नंबर पे जॉन गॉल्सवर्दी मेट हिम, मिले थे उनसे इन 1893 में
एंड मिस और फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, और उनके साथ पूरे जीवन भर के लिए दोस्ती होगी। आइडेंटिफाई हिम, उनको आपको पहचानना है। जब ये 1891 में वर्ल्ड टूर पर गए थे, वर्ल्ड टूर कर रहे थे, उसी समय इनकी वर्ल्ड टूर जब इन्होंने किया था तो कहाँ कहाँ किया था ये आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है। जब ये वर्ल्ड टूर पर गए थे तो किन किन जगहों पर ये घूमे थे दोस्तों। ये 1901 जो है कब गए थे, 91 में गए थे और 93 में वापस आए थे। तभी इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, और वो व्यक्ति कौन होते हैं, जोसेफ कॉनराड होते हैं। इतना क्लियर हो गया। गाल्सवर्दी 1893 में गाल्सवर्दी किससे मुलाकात की और जीवन भर के लिए एक लंबी दोस्ती हो गई उनके साथ, वो कौन थे, जोसेफ कॉनराड थे दोस्तों। 18 नंबर का अगर हम बात करें तो द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ जॉन गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1897 में अंडर द सिडोनिम इनका एक ही था, जॉनसन जॉन, यानी कि जॉन सन ऑफ जॉन, जिसका मीनिंग होता है। गाल्सवर्दी का पहला वॉल्यूम जो आया था जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि इनके सेडोनेम से प्रकाशित हुई थी, वो सेडोनेम क्या था वो बताना है, तो जॉनसन जॉन याद बनाए रखिएगा। अच्छा, आपको एक टारगेट देता हूँ। जो इनका पहला फ्रॉम द फोर विंड, ये इनका स्टोरी कलेक्शन था, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था दोस्तों। इसमें कितनी शॉर्ट स्टोरीज थी ये आपको बताना है, ठीक है, कितनी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था। अगला फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल इनका कौन सा है, जॉन गाल्सवर्दी का, तो जॉयसलिन। जॉयसलिन जो है जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल है, और ये पब्लिश कब हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जॉन गाल्सवर्दी का जो जॉयसलिन फुल लेंथ नॉवेल है ये कब पब्लिश हुआ, इसे आप कमेंट करिए। 10 नंबर पे लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, ये किसने कहा, ये किसका स्टेटमेंट है, लिटरेचर इज ओन रिवॉर्ड, साहित्य स्वयं का ही रिवार्ड है, पुरस्कार है, अपने आप में ही एक लिटरेचर पुरस्कार है। ये बात किसने कही, तो जॉन गाल्सवर्दी जी ने इस बात को कहा था। किसने, जॉन गाल्सवर्दी जी ने। 11 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉन गाल्सवर्दी बिकेम इन 1921, ये इनके जीवन की डेट को याद बनाए रखना 1921 को, कि 1921 में इनके साथ क्या हुआ था। अगर हम बात बताएं तो 1921 में इनको पेन का क्या प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, इलेक्ट किया गया था, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी होती है पोइट्स, प्लेराइट, एसिस्ट और नॉवलिस्ट की, ठीक है। तो 1921 में ये क्या चुने गए, प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन, ठीक है। पेन क्लब लंदन के प्रेसिडेंट किसको चुना गया, जॉन गाल्सवर्दी को। कब चुना गया, 1921 में। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, वन इट आउट एंड यू विल ऑब्लाइज मी, ये आपको बताना है कि उसे जला दो और तुम मुझ पर उपकार करेंगे। उसे जला दो और तुम मुझ पर उपकार, ये कर करके तुम मुझ पर उपकार करोगी। गाल्सवर्दी ने यहाँ बात करता है तो किसके बारे में बात करता है, तो या अबाउट विच, किसके बारे में डज गाल्सवर्दी टॉक हियर, तो फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि इनका 4 स्टोरीज का कलेक्शन था, और ये 1897 में आया था, और इसी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से इनके करियर की शुरुआत मानी जाती है। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के रूप में इन्होंने कैसे शुरुआत की थी, तो फ्रॉम द फोर विंड से, और नॉवलिस्ट के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी, तो आपको बताना है वो उनका नॉवलिस्ट कौन सा था, नॉवेल कौन सा था, तो जॉयसलिन था दोस्तों। अगला, A turning point in the life of John Galsworthy came in with the publication of, जॉन गाल्सवर्दी का टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जीवन में, जॉन गाल्सवर्दी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया जो कि बहुत महत्वपूर्ण
था या महत्वपूर्ण मोड़ के साथ प्रकाशन हुआ था, और वो टर्निंग पॉइंट इनका कौन से पब्लिकेशन से आया। कहते हैं हर एक व्यक्ति का कभी ना कभी जीवन में टर्निंग पॉइंट आता ज़रूर है, और जब वो टर्निंग पॉइंट आता है तो वहीं से उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। जॉन गॉल्सवर्दी लिख तो पहले भी रहे थे, लेकिन कौन से पब्लिकेशन से इनका टर्निंग पॉइंट आया, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से, और यही इनका सबसे सक्सेसफुल नॉवेल कहा जाता है 1906 में। 14 नंबर, द फर्स्ट प्ले डैट मेड गॉल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट। अच्छा, नाटक के रूप में जॉन गॉल्सवर्दी को कौन से नाटक ने प्रसिद्ध कर दिया, तो वो इनका था सिल्वर बॉक्स। हालांकि सिल्वर बॉक्स से इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ से ये सफल होना शुरू हो गए। अगर नॉवेल के रूप में बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा फेम कैसे प्राप्त हुई। सिल्वर बॉक्स के बाद इनका जॉय आया था, और जॉय के बाद जो स्ट्राइफ आया था, स्ट्राइफ ने इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया। स्ट्राइफ से इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। अगला, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द मोस्ट गॉल्सवर्दीज प्ले। जो जॉन गॉल्सवर्दी थे उनके ज़्यादातर प्लेज की थीम क्या होती थी दोस्तों, आपको थीम बताना है। अधिकांश गॉल्सवर्दी के नाटकों का मुख्य विषय क्या होता था, किस सब्जेक्ट को, किस विषय पर ये ज़्यादातर लिखा करते थे, तो सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय की जो सोशल प्रॉब्लम हुआ करती थी उनके बारे में, अपने समय की सामाजिक समस्याओं के बारे में ये ज़्यादातर लिखा करते थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, फॉल्डर इज़ द मेन कैरेक्टर फ्रॉम। जो फॉल्डर नाम का कैरेक्टर है वो जॉन गॉल्सवर्दी के कौन से प्ले से लिया गया है, तो जस्टिस से। और ये जस्टिस दोस्तों कब आया था, जस्टिस कब पब्लिश हुआ था, जस्टिस जो पब्लिश हुआ था वो 1910 में पब्लिश हुआ था। ध्यान रखना, कब पब्लिश हुआ था, 1910 में। नेक्स्ट, हु सफ़र सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जेल में बंद होना। इन जस्टिस, जस्टिस में ऐसा कौन होता है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत एक कारावास किसे भुगतना पड़ता है, न्याय में। जस्टिस में, जस्टिस नाटक में एकांत कारावास सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसे भुगतना पड़ता है, तो वो कौन सा कैरेक्टर होता है जस्टिस में, वो भी फॉल्डर होता है दोस्तों। कौन होता है, फॉल्डर। जो जॉन हिज प्ले, उनका नाटक स्ट्राइप डील्स करता है विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध, बिटवीन किन दो लोगों के बीच में जो है विरोध दिखाया जाता है स्ट्राइप में। तो स्ट्राइप के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ पूरा डिटेल से, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जा कर के देख लीजिएगा। तो जो स्ट्राइप नाम का प्ले इन्होंने लिखा था जो कि इनका सक्सेसफुल रहा और यहीं से इनको प्रसिद्धि भी मिली थी, 1909 में ये पब्लिश हुआ था स्ट्राइप दोस्तों। और इसमें जो इनकी मेन थीम थी वो कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच में, यानी कि पूंजीपति और जो वर्कर्स थे, गरीब तबके के फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनके बीच में विरोध को दर्शाया गया है। डार्क फ्लावर बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज आ। जो जॉन गॉल्सवर्दी ने डार्क फ्लावर लिखा है वो जॉन गॉल्सवर्दी का क्या है, एक लव नॉवेल है दोस्तों। क्या है, इनका एक लव नॉवेल है, और इसको ध्यान बनाए रखना डार्क फ्लावर को। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है 20 नंबर पे, इन विच ईयर कौन सी साल जॉन गॉल्सवर्दी ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था एक ऑफर को ऑफ नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि लेने से कब इन्होंने मना कर दिया, तो कई सारी बुक्स में हम देखते हैं तो 1917 दिया गया है, और कई सारी बुक्स में ये 1918 दिया गया। बड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग किसी ऑथेंटिक सोर्स से इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि इनको नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी दोस्तों। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि इनको कब दी गई थी, आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। हम नेट पर देखते हैं इसको, विकिपीडिया पर तो 1918 निकल करके आता है। एक दो बुक्स को और उठा करके देखा, वहाँ पर भी 1918 दिया था, लेकिन हमने यूथ कंपटीशन को पढ़ करके देखा इसके बाद में, तो उसमें 1917 दिया हुआ है। या एक और हमने देखी थी, कोई बुक पढ़ी थी, उसमें भी 1917 था। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए साथियों।
21 नंबर पे अगर हम बात करें तो इन विच ईयर कौन सी साल बाद जस्टिस पब्लिश, जो जस्टिस था इनका प्ले वो कौन सी साल पब्लिश हुआ था, 1910 में दोस्तों पब्लिश हुआ था। जस्टिस का आपको क्या बताना है, थीम बताना है कि जस्टिस जो 1910 में आया था इसका थीम क्या है। तो ये जो थीम है ये एक क्राइम प्ले है दोस्तों, और इसमें सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 के बाद 22 नंबर पे, द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज द थीम ऑफ। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली वो अगेंस्ट हो जाती है, मैरिज के, शादी के खिलाफ हो जाती है, और किसके बीच में, परिवार के बड़े बेटे और सर्विंग मेड जो होती है उसके शादी के खिलाफ रहती है। तो ये थीम कौन से प्ले की है, तो ये जो थीम है वो इनका एक प्ले है द एल्डेस्ट सन, जॉन गॉल्सवर्दी का ये प्ले है, और ये 1912 में पब्लिश हुआ था, ये प्ले इनका आया था, उसकी थीम है दोस्तों। तो द एल्डेस्ट सन ध्यान बनाए रखोगे 1912। इसके बाद में जॉन बुल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज ही अपीयर। जो जॉन बुल्डर नाम का एक इमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड आदमी है वो कौन से प्ले में होता है, तो इनका एक प्ले है अ फैमिली मैन, और ये अ फैमिली मैन कब आया था, 1922 में जॉन गॉल्सवर्दी का ये प्ले आया था। कहीं कहीं आपको 21 भी देखने को मिलेगा, तो उसमें जॉन बुल्डर नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है दोस्तों। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा, मास्टर्स आर मास्टर्स मैन आर मैन। ये स्ट्राइफ में एंथनी बोलता है दोस्तों, वो उसकी स्पीच है कि मास्टर्स आर मास्टर्स, मालिक मालिक होते हैं और आदमी आदमी यानी कि नौकर नौकर होते हैं। येल्ड वन डिमांड, वो कुछ भी मांगेंगे दे विल मेक इट 6। ओके, दे आर लाइक ऑलिवर ऑल एयर ट्विस्ट आस्किंग फॉर मोर, और जितना तुम उनकी डिमांड को पूरा करते जाओगे आस्किंग फॉर मोर, वो और अधिक उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी और अधिक मांगते जाएंगे। हु इज़ द स्पीकर, इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को, इस डायलॉग को बोलने वाला कौन है, तो एंथनी होता है, जॉन एंथनी। और ये कौन से प्ले में बोला जाता है, स्ट्राइप में, और ये स्ट्राइप कब आया था, 1909 में दोस्तों ये आया था। इसके बाद जस्टिस आया था 1910 में। ओके, बालेयन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। तो बालेयन जो है वो कौन से प्ले में दिखाया जाता है, तो वेलविन जो दिखाया जाता है कौन से नाटक का एक कलाकार है, तो ये है स्नो में। किस में है दोस्तों, स्नो। बालेयन किस में होता है, स्नो में, ध्यान रखना। और अगला 26 नंबर पे अगर हम बात करें तो इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स, कौन से प्ले में सिल्वर बॉक्स जॉन होता है वो स्टील चुरा लेता है, कौन से प्ले में सिल्वर बॉक्स को, ये जोन्स होगा दोस्तों, जॉन नहीं होगा, क्या होगा, जोन्स। यहां पर ठीक कर लीजिएगा, ये जॉन नहीं जॉन है, JONE। ठीक है, स्टील चुरा लेता है, तो किसको चुराता है, एक सिल्वर सीक्रेट बॉक्स को चुरा लेता है दोस्तों। इसके बाद में 27 नंबर पे जॉन गॉल्सवर्दी का प्ले जस्टिस शोज दिखाता है द प्रॉब्लम इंग्लिश लीगल सिस्टम में। किसकी, इसकी थीम क्या है, जस्टिस की, तो उसमें किस में प्रॉब्लम दिखाई जाती है, सोच दिखाया जाता है इंग्लिश लीगल सिस्टम में। जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, किस में होता है, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। 27 नंबर ये कहता है कि जॉन गॉल्सवर्दी के जो नाटक होते हैं, ओके, जस्टिस है, उसमें कौन सी समस्या को दर्शाया गया है, तो जो इंग्लिश लीगल सिस्टम थी उस समस्या को दर्शाया गया है, उसके ऊपर लिखा गया है। इंग्लिश लीगल सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है उसको पूरा उजागर किया गया है। 28 में कहा गया है कि जॉन गॉल्सवर्दी का जो उपन्यास नॉवेल है मुख्य रूप से किसके इन्फ्लुएंस में और किसके विरोध के साथ लिखा जाता है, तो जो समाज पर समाज की जो क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी होता है, यानी कि सोसाइटी में जो हमारी ट्रेडिशंस परंपराएं चल रही होती हैं उनके खिलाफ जो है, उनके ऊपर इन्होंने
उनके ज़्यादातर प्लेज ही इन समस्याओं के ऊपर ही हुआ करते थे। समाज की समस्याओं को ही उठा करके वो अपनी सभी प्रॉब्लम प्लेज को लिखा करते थे। 29 नंबर जॉन गॉल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है प्रेजेंट करता है अपर क्लास सोसाइटी को, शो करता है कंट्री हाउस। ध्यान रखिएगा, कंट्री हाउस किसको शो करता है? अपर क्लास सोसाइटी को शो करता है। जॉन गॉल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा है? फोरसाइट सागा है। मास्टरपीस किसको माना जाता है? जॉन गॉल्सवर्दी के फोरसाइट सागा को। फोरसाइट सागा ये इनकी जॉन गॉल्सवर्दी जी की फर्स्ट ट्रायलॉजी थी, ध्यान रखिएगा। और ये जो फोरसाइट सागा था 1922 में सीरीज के रूप में पब्लिश हुआ था और इसकी सीरीज चालू हुई थी देखो 1906 से फोरसाइट सागा की। और जो सीरीज चालू हुई थी उस सीरीज में 3 नॉवेल थे और 2 इंटरल्यूड थे। इसका मतलब 1906 से 1921 तक ये फोरसाइट सागा की सीरीज छपती रही और फाइनली इसको 1922 में फिर पब्लिश करवा दिया गया था। तो जो सीरीज़ थी, फर्स्ट ट्रायलॉजी की जो सीरीज़ थी, उसमें कितने नॉवेल थे? 3 नॉवेल, ध्यान रखना, और 2 इंटरल्यूड थे। ठीक है, कोई तुमसे ये पूछे कि ये 3 नॉवेल कौन कौन से थे और 2 इंटरल्यूड कौन कौन से थे, तो तुरंत नाम बता देना है। 3 नॉवेल उनके द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके बाद एक इंटरल्यूड आया था इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, इसके बाद फिर एक नॉवेल आया था इन चांसरी, इसके बाद फिर एक इंटरल्यूड आया था अवेकनिंग, इसके बाद लास्ट में 1921 में टू लेट इनका नॉवेल आया था। फाइनली ये पूरा जो फोरसाइट सागा पब्लिश हुआ था 1922 में और इसी के लिए इनको 1932 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। यह इनका क्या है? एक मास्टरपीस है दोस्तों। इनकी सेकेंड ट्रायलॉजी भी आई थी। सेकेंड ट्रायलॉजी जो थी वो सिक्वल टू फोरसाइट सागा ही थी। ठीक है, अ मॉडर्न कॉमेडी करके। और इनकी एक थर्ड ट्रायलॉजी भी थी और जो थर्ड ट्रायलॉजी थी वो एंड ऑफ द चैप्टर करके थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हु इज हेराल्ड क्लीवर इन गॉल्सवर्दी जस्टिस? जो जस्टिस है, जस्टिस प्ले लिखा था जॉन गॉल्सवर्दी ने, उसमें हेराल्ड क्लीवर कौन है? हेराल्ड क्लीवर के बारे में बताना है तो वो कौन दिखाया जाता है? एक गवर्नमेंट काउंसिल दिखाया जाता है, हेराल्ड क्लीवर। 32 नंबर क्वेश्चन में द फाइनेस्ट ऑफ गॉल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज, ओके, जो बाद के जितने भी ड्रामा लिखे थे उन सभी बाद के ड्रामाज में जॉन गॉल्सवर्दी का सबसे प्यारा जो है सबसे प्यारा ड्रामा कौन सा था ये बताना है। तो कौन सा था? लॉयल्टीज। यानी कि बाद के जितने भी ड्रामा लिखे गए थे उन सभी ड्रामास में से जॉन गॉल्सवर्दी का सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा था? लॉयल्टीज को माना जाता है। जॉन गॉल्सवर्दी इज हैं आ रियलिस्ट बोथ, ओके, माइन्यूट एंड डेलिकेट दोस्तों। इसके बाद जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग करते हैं काय से 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सेड, ये किसने कहा? जीवन एक लंबा प्रलोभन है। जीवन एक लंबा प्रलोभन से मतलब हम टेम्पटेशन यानी कि लालच कह सकते हो। जीवन एक बहुत लंबा लालच है, ये किसने कहा? जॉन गॉल्सवर्दी जी ने। द लिटिल मैन रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज एन, जो जॉन गॉल्सवर्दी का लिखा हुआ एक लिटिल मैन है वो क्या है? एक लिटिल मैन के बारे में आपको बताना है। लिटिल मैन 1921 में आया था और ये इनका एक वन एक्ट प्ले था दोस्तों, ध्यान रखना। क्या था? वन एक्ट प्ले था। और ये कब आया था? 1921 में नाटक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉन गॉल्सवर्दी ने बिगिन हिज लिटरेरी कैरियर, जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत की तो एज आ नॉवलिस्ट। ठीक है, एज आ नॉवलिस्ट। वैसे तो इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की अगर शुरुआत करें तो फ्रॉम दी 4 विंड्स, जो कि 4 स्टोरीज कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन था उससे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्हें पब्लिसिटी नहीं मिली थी और वो एक शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन था दोस्तों। तो इसीलिए वहाँ से इनकी शुरुआत ना हो करके एक नॉवलिस्ट के रूप में इनके कैरियर की शुरुआत मानी जाती है।
38 में दी लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज, जो लोअर क्लास है जॉन गाल्सवर्दी का, उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? नहीं, द कंट्री हाउस में तो अपर क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है। लोअर क्लास जो रिप्रेजेंट किया जाता है जॉन गाल्सवर्दी का, वो प्ले है फ्रैटर्निटी। कौन से प्ले में? फ्रैटर्निटी में। ध्यान रखिएगा, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी जो कि 1909 में आया था। इसमें लोअर क्लास हम लिख देते हैं FRATERNITY। फ्रैटर्निटी में लोअर क्लास को दिखाया जाता है, और अपर क्लास जो दिखाई जाती है वो किस में दिखाई जाती है? कंट्री हाउस में दिखाई जाती है। तो दोनों प्लेन के ये याद रखना, अपर क्लास कंट्री हाउस में दिखाया जाता है और लोअर क्लास किस में दिखाया जाता है? फ्रैटर्निटी में। अगला, फादर ऑफ गाल्सवर्दीज वाज, जॉन गाल्सवर्दी के पिता क्या थे? तो एक लॉयर थे। क्या थे? लॉयर थे। और इनके पिता का नाम भी गाल्सवर्दी था, जॉन गाल्सवर्दी था, ध्यान रखिएगा। और इनकी माता का क्या नाम था? ब्लैंच वैली। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? हैरो स्कूल में शुरुआती शिक्षा हुई थी, बाद में लॉ की डिग्री लेने के लिए न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में चले गए थे। और इनका लव अफेयर अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर से 1995 में शुरू हुआ था, जो कि इनके चचेरे भाई की ही पत्नी थी। ओके, मेजर आर्थर गाल्सवर्दी नाम था, उनकी पत्नी थी। इनके चचेरे भाई का नाम था मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। ठीक है, तो उनके साथ इनका अफेयर हो गया, और इसके बाद जो अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर थी, उन्होंने तलाक ले लिया था पहले वाले पति से 1905 में, और 1905 में ही जॉन गाल्सवर्दी और अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर दोनों ने शादी कर ली। ध्यान रखिए इस चीज़ को। इसके बाद में 40 नंबर पे जॉन गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, जितनी भी इन्होंने प्रॉब्लम प्लेज को लिखा है ज़्यादातर, और जो ट्रेजेडीज हुआ करती थी, जितनी भी ये जॉन गाल्सवर्दी अपनी ट्रेजेडीज होती थी, वो सभी इनकी ट्रेजेडीज सोशल ट्रेजेडीज पर आधारित होती थी, सामाजिक ट्रेजेडीज होती थी दोस्तों। अगला 41 नंबर पे देखिएगा, 41 नंबर हमारा क्या कहता है कि बी ऑल कट ईच अदर्स थॉट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। हम सब ने एक दूसरे का गला सबसे अच्छे से काटने के इरादे से। तो ये किसकी लाइन है, कहाँ से ली गई है? लॉयल्टी से ली गई हैं दोस्तों। कहाँ से ली गई हैं? वी ऑल कट ईच अदर्स थॉट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे का गला भी काट सकते हैं। ओके, ये लाइनें किसके कहाँ से ली गई हैं? लॉयल्टीज से। और लॉयल्टीज किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लॉयल्टीज को लिखा गया। अब लॉयल्टीज पब्लिश कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है कि लॉयल्टीज कब आया दोस्तों। नेक्स्ट 42 नंबर पे देखिए, अ यंग वुमेन किल्स हर ओन इलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल ट्रेनिंग, दिस हैपन इन द प्ले। ये घटना किस में घटित होती है? आपको बताना है, एक युवती होती है और उस युवती ने अपने ही इलेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब होता है नाजायज़ बच्चा, अपने ही नाजायज़ बच्चे को मार डाला। सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए, फिर इस कुकृत्य से बचने के लिए, ओके, एस्केप सोशल ट्रेनिंग से बचने के लिए वह अपने ही नाजायज़ बच्चे को मार देती है ये युवती। ऐसा नाटक कौन होता है? तो विंडोज। कौन से नाटक में? विंडोज में। ध्यान रखना। हम फिर रिपीट कर देते हैं कि इसमें क्या कहा गया है? सामाजिक अत्याचारों से बचने के लिए एक युवती अपने ही नाजायज़ बच्चों को गला घोट देती है, मार देती है। ऐसा कौन सा नाटक में होता है? तो ऐसा नाटक होता है विंडोज में दोस्तों। इन विच नॉवेल, कौन से नॉवेल में डज गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट करते हैं, उदाहरण देते हैं द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहैबिटेशंस एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ वार।
जॉन गॉल्सवर्दी के किस उपन्यास में ये वर्णन किया गया है कि बसावटों और बाधाओं को तोड़ना युद्ध का परिणाम है? तो ये किस में? सन्स प्रोग्रेस में। किस में? सन्स प्रोग्रेस में ये कहा गया है। 44 नंबर का अगर हम बात करें, एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गॉल्सवर्दी इज अ पोइट हु सेड, किसने कहा था? फिर रिपीट कर देते हैं, भौतिक ब्रह्मांड और चित्रकार के रूप में आत्मा, जॉन गॉल्सवर्दी एक कवि हैं। ये बात किसने कही? तो लुई काजमिन ने कही थी। किसने? लुई काजमिन ने। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, मैं कई सारे चैम्बर्स में को रीड किया, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, और मैंने प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं किया, अभ्यास तो बिल्कुल नहीं किया, डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्रॉली, और मैं पूरी तरीके से अपने प्रोफेशन को डिसलाइक करता था। एक हु सेड, ये स्टेटमेंट कहने वाला कौन है? तो जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी ने 1889 में लॉ की डिग्री ली थी, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और ना ही इन्होंने लॉ में अपने करियर को बनाया, बल्कि इन्होंने ये कहा था कि मैं अपने प्रोफेशन को पूरी तरीके से डिसलाइक करता हूँ। तो वो व्यक्ति कौन था? जॉन गॉल्सवर्दी थे। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी, कौन से प्ले में ये एनालाइज किया जाता है? इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जो प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी थी उसमें मॉडर्न पब्लिसिटी का प्रभाव का एनालिसिस कौन से प्ले में किया जाता है? तो वो प्ले है इन जॉन गॉल्सवर्दी का दी शो। और दी शो प्ले जो है वो जॉन गॉल्सवर्दी का 1925 में आया था। कब पब्लिश हुआ था ये? 1925 में दोस्तों। 47 नंबर, हु इज दी लीडर, कौन लीडर दिखाया जाता है ऑफ द लेबरर्स, मजदूरों का इन स्ट्राइफ। जो जॉन गॉल्सवर्दी ने स्ट्राइफ लिखा था, स्ट्राइफ में कौन लीडर दिखाया जाता है? और ये स्ट्राइफ क्या है? इनका एक प्ले है। ये 3 एक्ट प्ले है जो कि 1909 में पब्लिश हुआ था स्ट्राइफ, और ये एक टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी थी जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर कई महीनों तक फैक्ट्री की हड़ताल से शुरुआत होती, जिसमें डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में, कंपनी के वर्कर्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, यानी कि क्लास कॉन्शियसनेस या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। यानी कि जो स्ट्राइक है वो डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स। तो जो स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ प्ले का लीडर कौन दिखाया जाता है? मजदूरों को लीड करने वाला लीडर कौन होता है? मजदूरों का नेता कौन होता है? उसका नाम बताना है तो वो व्यक्ति होता है डेविड रॉबर्ट्स। जॉन गॉल्सवर्दी वाइफ वाज, जॉन गॉल्सवर्दी की पत्नी कौन थी? तो अदा नियमसिस पियर्सन कूपर इनकी पत्नी थी। कौन थी? अदा नियमसिस पियर्सन कूपर। इनसे शादी हुई थी इनकी 1905 में दोस्तों। कब शादी हुई थी? 1905 में। जो अदा नियमसिस पियर्सन कूपर थी ये जॉन गॉल्सवर्दी के चचेरे भाई थे जिनका नाम था मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी। क्या नाम था? मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी की पत्नी थी ये, और उनसे जो है तलाक लेने के बाद में इन दोनों लोगों ने आपस में शादी कर ली। किसने? जॉन गॉल्सवर्दी ने और अदा नियमसिस पियर्सन कूपर ने। कब? 1905 में। अगला 49 नंबर पे, द कैरेक्टर ऑफ आयरीन। जो आयरीन कैरेक्टर है फोर्साइट सागा का, वो किससे इंस्पायर्ड है? तो अदा नियमसिस पियर्सन कूपर से ही इंस्पायर्ड कैरेक्टर है फोर्साइट सागा का ये आयरीन कैरेक्टर। आयरीन बिच। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, विच प्ले, कौन सा प्ले मेड आ ग्रेट सेंसेशन, जो है बहुत ज़्यादा सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल क्लासेस, यानी कि किस नाटक ने विशेष रूप से सनसनी पैदा कर दी थी, सनसनी मचा दी थी? किसमें? पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्किल्स में, अकॉर्डिंग टू जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी के अनुसार जो ऑफिशियल
सर्किल्स थे या पार्लियामेंट थी, तो इनका विशेष रूप से ऐसा कौन सा प्ले था जिसने ग्रेट सेंसेशन पैदा कर दिया था? वो प्ले इनका था जस्टिस। क्या था? जस्टिस। और ये जो जस्टिस प्ले था कब आया था? 1910 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1910 में, ध्यान रखना। और जस्टिस प्ले की थीम क्या थी? आपको थीम बताना है जस्टिस प्ले की। ये एक क्राइम प्ले था और इसकी थीम थी द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। ओके, तो ये आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।